लेट्स जंप टू तो 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें ये कंटेंशन है, कंट्रोवर्सी है। सो विल ट्राई टू मेक मोर सेंस अबाउट द आंसर की दैट वाज रिलीज यस्टरडे। उसमें इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 पढ़ लो हिमांशु। Syndicate, syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. क्या मतलब है इसका? सिंडिकेट लेंडिंग में जो रिस्क होता है, मतलब वो बहुत सारे लेंडर से हो जाता, मतलब बहुत सारा लेंडर मिलके पैसा दे रहा है एक बोरोवर को। डिवाइड हो जाता है रिस्क, क्योंकि लेंडर्स हम्म, ज्यादा है। डिफॉल्ट अगर होगा भी तो वो डिफॉल्ट जो है सो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रिस्क डिवाइड हो जाएगा बेसिकली। तो यहां पर रिस्क क्या हो रहा है? मैनेज हो रहा है, कम हो रहा है, बोल सकते हैं। हम्म, हम्म, अब हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ो इसका। अच्छा। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधार उधारकर्ता के चूक जोखिम बढ़ डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। अच्छा, जोखिम क्या बढ़ाता है कि जोखिम कम बढ़ा करता है? कम करता है। ठीक है, दिस इज द रीजन दिस क्वेश्चन वाज कैंसल्ड। अब यहां पर हो ये रहा है कि सब हिंदी का ही क्वेश्चन देख रहे हैं, इंग्लिश का ही देख रहे हैं, और हिंदी का कोई नहीं देख रहा। you'll have to we'll have to look a bit deeper कि what can be the possible reason, because सिर्फ इंग्लिश का देखने के बाद it doesn't make sense to cancel it. स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, as simple as that. बट when you compare इंग्लिश एंड हिंदी वंस, so यहां पर यूपीएससी ने क्या किया है, as so as to be fair with students from all backgrounds. Now UPSC as a constitutional body, UPSC always tries to have this equity between all students, be it from urban background, rural background, English background, Hindi background, and so on and so forth. अब यहां पर स्टेटमेंट 1 जो है सेम क्वेश्चन के, लेकिन ट्रांसलेशन उनके ऐसे हैं कि बिल्कुल अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। दैट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन टू बी इन। ठीक है, दैट्स द रीजन दिस वाज कैंसल्ड। सेंस बना रहा है इस चीज का? यस यस सर। सर। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। तो जितने सबसे पहली क्लैरिटी क्या आ रही है कि जितना हम निठल्ला, नाउ दिस इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज, लेकिन नाकारा समझ रहे थे यूपीएससी, क्योंकि कल सारे वीडियोस यही चल रहे थे, यूपीएससी ने ये कर दिया, यूपीएससी ने वो कर दिया, हम कोर्ट के पास जाएंगे, हम जज के पास जाएंगे, हम ट्रम्प के पास जाएंगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तो ऑब्जेक्टिवली जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा हाँ यूपीएससी की तरफ से गलतियां हुई हैं। अब गलती सबसे पहले ये बात है कि ट्रांसलेशन एरर नहीं होना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि जो बच्चा सही मार्क कर रहा है उसका तो नुकसान हो रहा है यहाँ पे। सही मार्क करने के बाद भी वो क्वेश्चन कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन एकेडमिक एरर। ठीक है, दिस इज अ ट्रांसलेशन एरर, अगेन नॉट एक्सपेक्टेड, नहीं होना चाहिए था, हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन था जो कैंसिल हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लो एक Yes. बार। With reference to revenue collection by Cornwallis, consider the following statements. First, under the Rayatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvests or natural calamities. Second, under the permanent settlement ठीक है, is सेकंड सेकंड पर कोई एक कंटेंशन नहीं है। हाँ, सेकंड तो सब सही मानकर ही चल रहे हैं। yes sir. सर कॉर्नवालिस और रैयतवाड़ी का कोई मतलब रैयतवाड़ी कोई कनेक्शन ही नहीं है। गाइस, अगर स्टेटमेंट 1 ऐसा बोलता कि द रैयतवाड़ी सेटलमेंट was introduced by Cornwallis, then it would have been an incorrect fact. Statement 1 गलत हो Yes, जाता। yes, sir. लेकिन now the question is structurally incorrect, structurally flawed, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो दे रखा है वो कॉर्नवालिस का दे रखा है, और स्टेटमेंट जो दिया है वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट पर दिया है। अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द peasants वर exempted फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज। द थिंग इज देयर वाज नो डायरेक्ट कोरिलेशन विद रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी सेटलमेंट से हम किसका नाम जोड़ते हैं? थॉमस मनरो। मुनरो, एलेक्जेंडर रीड।
थॉमस Monroe मुनरो, और एल्फिंस्टन। अलेक्जेंडर रीड, राइट? So this question becomes invalid because of the incoherence in the question. ठीक है? It has a structural error. So again, ये भी काफी चल रहा था कि यूपीएससी ने इतना आसान क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन एकेडमिकली गलत नहीं हुआ है गाइस। पिछला क्वेश्चन हमने देखा सिंडिकेटेड लेंडिंग वाला भी। तो अगेन इट्स नॉट एन एकेडमिक एरर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी एकेडमिक एरर नहीं है, स्ट्रक्चरल एरर है। पिछले वाले में ट्रांसलेशन एरर था, नहीं होना चाहिए था, किया। स्ट्रक्चरल एरर है, अगेन ये भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो अनमोल। The Indian flying fox is placed under the vermin category in the Wildlife Protection Act 1972. क्यों कैंसिल किया होगा यूपीएससी ने? इसमें क्या एरर है? सर ये सर रिवीजन ये ऑफ कैटेगरी वन बाय वन अनमोल बोलो। सर रिवीजन ऑफ शेड्यूल्स हुए हैं ना, तो उसके कारण। मतलब दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड आफ्टर द अमेंडमेंट वाज डन इन 2022 इन वाइल्ड लाइफ sir. प्रोटेक्शन एक्ट। यस यस सर 2022 के अमेंडमेंट के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड का मतलब क्या है? आज, प्रेजेंट में, राइट? अब यहां पर देर इज अनदर इम्पॉसिबल सिचुएशन। स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है, सबको पता है। और जब 2024 में ये क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट 1 में इनकरेक्ट था। इसके जगह पर वॉज प्लेस्ड अगर आता, वॉज द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स वॉज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यस, हिस्टोरिकली एक जमाने में हुआ करता था। इट यूज्ड टू बी अ वर्मिन अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देन इट कुड हैव बीन ट्रू। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है, सो अगेन इट बिकम्स एन इनवैलिड क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर बोथ आर इनकरेक्ट वाला ऑप्शन ही नहीं है। सो देयर वाज नो ऑप्शन बट टू इनवैलिडेट एंड कैंसल आउट दिस क्वेश्चन। आगे लेट्स मूव अहेड नाउ। ये तो वो वाले क्वेश्चन थे जो कैंसल आउट हुए हैं। ठीक है, इनके पीछे की रीजनिंग हमने की कोशिश की। नाउ अ फ्यू मोर क्वेश्चन, 2-3 और क्वेश्चन है जिन पर थोड़ा सा कंटेंशन चल रहा था। सबसे पहला तो ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। गाइस हमने कुछ डिस्कस कर रखा है क्या क्लास में? यस यस सर। सर। क्या डिस्कस किया है? कि सर ये प्रेजेंट टेंस में मतलब कि अभी यूज हो रहा है, पॉसिबिलिटी का बात नहीं कर रहा है कि मतलब फ्यूचर में यूज हो सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। तो मतलब अभी इन सब चीज में यूज हो रहा होगा तो उसको करेक्ट करना है, अगर नहीं हो रहा होगा तो नहीं। अच्छा, इसको तो पर्सपेक्टिव में इसमें समझते हैं गाइस। एलिमिनेट 2023 का ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या सीखा था हमने? कि मतलब ल्यूब्रिकेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में लुब्रिकेंट नहीं रहता, लुब्रिकेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं रहता, और यहाँ भी मतलब अभी यूज होने का बात हो रहा है। तो कोशिश करना है कि कुछ अगर एलिमिनेट हो सकता है तो करें, मतलब हमने कैन वाला बात नहीं। डेफिनेट टर्म था इसमें, ये होना ही चाहिए। तो गाइस वी हैड डिस्कस दिस की डेफिनेटिव वर्सेस पॉसिबिलिस्टिक टोन। हो सकता है और होता है। ठीक है, यहां पर यूपीएससी खेल रही है। उस सेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि आज से 50 साल बाद क्या होगा हमको नहीं पता। आज के दिन दूध में यूरिया मिक्स होता है और दिस कम्स एज ए न्यूज। उस सेशन में भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो हमने पहली बार सुना है। मैंने भी जब पहली बार सुना था तो मुझे भी अचंभा हुआ था कि यूरिया दूध में मिलाया जा सकता है, वो भी इतने कॉमनली। तो आज से 50 साल बाद, हाइपोथेटिकल हमने एग्जांपल लिया था, मान लो दूध में पेट्रोल मिलाया जा रहा है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, सो 50 साल बाद क्या होगा हमको नहीं पता। फाइन, तो उसको डेफिनेटली गलत नहीं बोला जा सकता, लेकिन आज दैट्स नॉट द थिंग, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। अगेन देर इज अनदर सिमिलैरिटी गाइस। यहां पर कोर यूटिलिटी पूछी गई थी और एक यहां पर गलत ऑप्शन डाल दिया था लुब्रिकेंट्स। और हमसे क्या एक्सपेक्ट किया था यूपीएससी ने कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की कोर यूटिलिटी क्या है हमको पता हो। एरोसोल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटारेंट्स, ये हम सब पढ़ चुके हैं हमारे एनवायरनमेंट के कोर बुक्स में। ठीक है, लुब्रिकेंट से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। आर यूज पूछा है, आज के डेट में कहां यूज होता है, लुब्रिकेंट्स में यूज नहीं होता। सेम चीज 2024 में अगले साल भी किया है, फिर से लुब्रिकेंट डाल दिया, मतलब वही प्लेबुक यूज हो रही है।
आर यूज्ड, आज क्या, आज कहाँ यूज हो रहा है पूछा है, फिर से लुब्रिकेंट डाल दिया, वो स्टेटमेंट गलत कर दिया। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है गाइस? कंटिन्यूएशन दिख रहा है ये सर, हिमांशु? ये सर, मगर इसको मगर क्या? रियल एग्जाम में, सर हाइड्रोजेल में मतलब रियल एग्जाम में ओनली वन मारने में तो नहीं ना, ठीक है, ओनली वन मारने में दिक्कत होगी, लेकिन डेफिनेटली क्या नहीं मार्क करना है? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ऑल वन ऑफ टू द थ्री। अबाउ, ऑल ऑफ द अबाउ के गलत होने के चांसेस मैक्सिमम है। आप अगर कंफ्यूज हो गए तो स्टेटमेंट ऑप्शन ए, बी और सी के बीच में कंफ्यूज हो गए, इतना तो तय है। आपने क्या मार्क किया था? डेल्टा मार्के थे। डेल्टा तो बिल्कुल मार्क नहीं करना है, राइट? अब यहां पर इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें, उससे पहले और एक क्वेश्चन यहां ले रखा है 2024 का, जस्ट टू कॉन्ट्रास्ट विच अबव, कैन बी यूज एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग एसएएफ, कैन बी यूज, यहां पर ऑल आंसर है 1 2 3 4, 2024 का ही क्वेश्चन है। तो डेफिनेटिव और पॉसिबिलिस्टिक यहां पर डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है? ऑल ऑफ द अबव इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट इन पॉसिबिलिस्टिक क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द अबव इज लीस्ट लाइकली टू बी करेक्ट इन डेफिनेटिव क्वेश्चंस। अब यहां पर वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ इनसाइट्स, डेफिनेटली ये पोस्ट फैक्टो एनालिसिस लग सकता है, लेकिन क्योंकि आंसर की आई है, इट्स आवर ड्यूटी टू ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ द पेपर सेटर्स माइंड। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूट्यूबर्स के यूट्यूब वीडियो बनाने से यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इन चीजों का बिल्कुल कॉग्निजेंस नहीं लेती। कोर्ट में भी आप जाओगे, यूपीएससी का स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती है और उनका जो निर्णय होता है कमिटी का, ठीक है, वो कमिटी का निर्णय फाइनल होता है, यू कांट चैलेंज इट। फाइन, सो आवर ड्यूटी इज टू ट्राई एंड मेक सेंस कि आने वाले पेपर में व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। फाइन, अब यहां पर ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस बिल्कुल कम है, ये हमको मालूम है, क्योंकि क्या पूछा है, आर यूज्ड, डेफिनेटिव टोन है। ऑप्शंस क्या है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, ये सबसे ऑब्वियस लगता है गाइस, हाइड्रोजेल, ठीक है? अमंग द थ्री दिस साउंड्स टू बी द मोस्ट ऑब्वियस वन। आगे है मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? हाउ डू वी थिंक ऑन दिस क्वेश्चन? सर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज अप आफ्टर जो आंसर किया गया, ऐसे थॉट प्रोसेस तभी लग रहा है, पर मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम सर एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट इज अ वेरी हेवी टास्क। मतलब इंडस्ट्री से रिलेशन है, कूलिंग सिस्टम से रिलेशन है, एचवीएसी से रिलेशन है, लेकिन जब हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स देखते हैं, बहुत एक टेक्निक, मतलब एक बहुत स्पेसिफिक टास्क है, बहुत टेक्निकल चीज है और बहुत प्रिसीजन चाहिए क्योंकि ड्रग डिलीवरी हो रही है पेशेंट के अंदर। सो लाइक दैट ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये 2 3 साथ में है और 1 अकेला है। So guys, can we say कि hydrogels are relatively a new development or new technology comparatively? बोल सकते हैं, Yes. right? So industrial lubricants, guys, industrial lubricants जो है, it has to be well established thing, तभी वो industrial scale पर यूज होता है। It has to be cheap, it has to be available, accessible, right? Less toxic, non toxic, whatever the case might be। हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या देखा था, इस वाले क्वेश्चन में 23 वाला जो था, कोर यूटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है यूपीएससी हमसे कि भाई हमको एचएफसीज के बारे में जानकारी है क्या, हम उसकी कोर यूटिलिटी जानते हैं क्या, ठीक है? और एक लुब्रिकेंट वहां पर फर्जी ऑप्शन डाल दिया था जो कि गलत था। सिमिलरली यहां पर भी कोर यूटिलिटी हम इस चीज की समझ सकते हैं क्या, हाइड्रोजेल की, और वहां पर एक फर्जी ऑप्शन डाल दिया है लुब्रिकेंट, ठीक है, और उसको गलत कर दिया है, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। अगर हम ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3 हटाते भी हैं तो वी आर लेफ्ट विद 1 ओनली एंड 1 एंड 2 ओनली। यहां पर क्या करें? क्या ये लर्निंग हो सकती है कि हमारी जो आदत बन गई है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन जो है, या तो ऑल ऑफ द अबव मार्क करते हैं या मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हम मार्क करते हैं, हमारा जो रुझान बन गया है, हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग हो गई है, ओनली 1 मार्क करना हमारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो गया है।
Can we say so, guys? Is this true to some extent, Yes. Yes, sir. Yes, sir. right? Only one जब हम देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि अरे ऐसे कैसे? Only one साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? और यहीं पर यूपीएससी खेल रही है, गाइस। अब देखो, पृथा आसमान की तरफ देख के सोच रही कि हाँ ये भी तो हो सकता है, तो यही हो सकता है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो गाइस प्लीज यहां पर नोट कर लो कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में जब डेफिनेटिव क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, देयर इट इज बीइंग मिनिमलिस्टिक। अब यहां पर फर्क ये है इस वाले क्वेश्चन में, 2023 वाले, गाइस दिस इज फ्रॉम अवर कोर बेसिक ज्ञान। आप लोगों में से कई बच्चों ने शंकरायस पढ़ रखी है, ये तो उसमें वर्बेटिम दिया हुआ है, एरोसोल, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, राइट? तो इसको गलत करने का सवाल खड़ा नहीं होता, स्टैटिक ज्ञान है ये। बट दिस इज ए डेवलपिंग थिंग, इट्स मोर टू डू विद करंट अफेयर्स। सो हियर यूपीएससी चोज टू बी मिनिमलिस्ट, ओनली वन के साथ गई। इस क्वेश्चन के आंसर से ये समझ में आ रहा है कि यूपीएससी उसी बायस के साथ खेल रही है। अब अगर आप ये बायस के साथ जाना चाहते हो कि इसका पता नहीं हम एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, ऐसा सोच के जाओगे तो एग्जाम हॉल में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपना माइंड ओपन रख के जा रहे हो कि हाँ यूपीएससी जो है यहां पर फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहां पर अगर यूपीएससी मिनिमलिस्टिक रही है, इट्स हाईली लाइकली कि अगले साल भी मिनिमलिस्टिक रहेगी। आपने मिनिमलिस्टिक आंसर मार्क कर दिया सिमिलर लाइंस पर 2025 के क्वेश्चन में, क्योंकि मान लो इस टाइप पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 2025 के पेपर में, आने वाले पेपर में एक क्वेश्चन आपको इन लाइंस पर मिलेगा, something that would be a new development will be asked, मल्टीपल स्टेटमेंट दिए होंगे और डेफिनेटिव टोन में क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है? देयर इफ यू गो मिनिमलिस्टिक एंड देन इफ यू गेट इट रॉन्ग, देयर इज नो हार्म इन दैट। Okay, sir. सर मतलब माइंडसेट अभी ये बनाना है, वो इंदौरी सर वाली लाइन याद आ रही है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तुम भी जाकर बुला रही है मगर रहोगे जाने पंकज, तुम जाकर रहोगे, ठीक है, फाइन गाइस। अब ऑल्दो इस एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स ने शेयर किया था ये, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हिमांशु, क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन ए, इसको लेकर भी कुछ कंफ्यूजन था। अनमोल, नहीं सर, मेरे को नहीं था। अनमोल, मुझे पता था कि कर सर सकते ये एनबीएफसी डिपॉजिट वाला तो पता था, बट लेकिन जब सर के साथ डिस्कस कर रहे थे ना, तो सर ने भी बोला था कि ये सिग्मा और डेल्टा में से ही होगा, बट यूपीएससी ने अब क्लियर कर दिया। अच्छा, कैन एक्सेस। यहाँ पर भी क्या लिखा है गाइस? कैन एक्सेस, मतलब अगर एक भी एनबीएफसी ऐसी होगी जो एक्सेस कर सकती होगी, देन दैट वुड स्टैंड ट्रू, ठीक है? इस पे पीआईबी का एक पूरा रिलीज है, लिक्विडिटी सिचुएशन इन एनबीएफसीज, वहां पर बाकायदा लिख रखा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वर कंडक्टेड इन एडिशन टू रेगुलर एलएएफ ऑप्शंस टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है? सो यहां पर पॉसिबिलिस्टिक टोन है, सो वी आर सपोज्ड टू टेक इट एज ट्रू। ये तो समझ में आ रहा है प्रतीक्षा, मेक सेंस, राइट? अब क्लैरिटी है अनमोल? यस सर। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन था अनमोल, स्टेटमेंट 2 पर कंटेंशन था, जो भी था पढ़ लो। For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationals. Okay, now this question can at max be said to be very difficult, क्योंकि यहाँ पर बहुत nuanced information पूछी है। ये क्वेश्चन अगर गलत होता भी है, और कई लोगों का गलत हुआ भी है, राइट अनमोल? यस सर। तो इसमें बहुत बुरा मानने की जरूरत नहीं है, दिस क्वेश्चन वोंट डिसाइड योर फेट, क्योंकि इतना बारीकी से पढ़कर एग्जाम हॉल में कोई नहीं जाता। ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स, जबकि आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है नॉट लेस देन 50% डायरेक्टर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स और एनआरआईज और पीआईओज, और पीआईओज आर नॉट इंडियन नेशनल्स। कंडीशन ये है कि
subject to the condition that 1/3 of the directors are Indian national residents. Fine. So it's a very nuanced fact that has been asked. So जो आंसर यूपीएससी ने दिया है वो सही है. at max it's a very tricky and difficult question, right? और ठीक है, अगर एरर हुआ भी है तो जैसे हमने डिस्कस किया, इट्स अ ट्रिकी वन. Yes, sir. Yes. फाइन. एग्जाम हॉल में कोई इतना बारीकी से पढ़ के नहीं, और पढ़ के गया भी है तो एग्जाम हॉल में ये याद नहीं आता. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था. क्या ही बोले. सर इस पे Guys, कल बहुत मीम अच्छा. बने, कल बहुत मीम बने सर इस पे. गाइस, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग. इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ट्रांसलेशन एरर ये तो समझ में आ गया. उसके बाद स्ट्रक्चरल एरर, उसकी वजह से इनवैलिड हो गया, ये भी समझ में आ गया. टेम्पोरल एरर, उसकी वजह से इनवैलिड हो गया, ये तो समझ में आ गया. ठीक है. ये जो कंटेंशंस थे, सबसे पहले 3 क्वेश्चन जो कैंसल आउट हुए हैं उन पर क्लैरिटी मिल गई अनमोल. यस सर. उसके बाद हम आगे बढ़े और यहां पर हमने इनसाइट ड्रॉ करने की कोशिश की कि भाई यूपीएससी की मंशा क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम यूपीएससी को चैलेंज तो नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा हम यूपीएससी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दैट्स इट. और दूसरा, हम उसके दिमाग को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि पेपर सेटर क्या कर रहा है. दैट्स व्हाट वी डिड हियर. अब यहां पर डेफिनेटली ये बोलना कि आंसर गलत है, हम कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते ये आंसर गलत है. राइट. दिस वी हैव डिस्कस्ड एन इनकरेक्ट वन. सो अब तक क्वेश्चन जो हमने देखे उसमें एकेडमिक एरर एज सच हम पॉइंट आउट नहीं कर पाए. कैन वी से सो गाइस सो फार? हाँ बताओ सूरज. सर ये जो एनबीएफसी वाला है उसमें आपने एक और बताया था ना कि जो 1 2 3 ऑल ऑफ द करेक्ट होता है इसको वो नीचे से उठा के ऊपर ले जाते हैं, हाँ तो हाँ, अपन वो भी तो कर सकते थे यहाँ पे. अच्छी बात है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है सूरज. ऑल ऑफ द अबव थैंक यू सर. डेल्टा. मिठाई भिजवा देना. अरे बी सीरियस. डेल्टा की जगह से कहीं और अगर आप हटाते हो ऑल ऑफ द अबव को, जनरली वो सही होता है. ये हमने डिस्कस कर रखा है. यस सर. राइट. सो अगर डाउट क्रिएट होता है, यू कैन गो विद दिस हैक. राइट. और यहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ऑप्शन जनरली अल्फा की जगह पे होना चाहिए वो डेल्टा पे आता है. से फॉर एग्जांपल ओनली 3 डेल्टा पर होता तो उसके सही होने के चांसेस क्या होते? बढ़ जाता. बढ़ जाते. फाइन. तो यहां तक हमने देखा एकेडमिक एरर हम पॉइंट आउट नहीं कर पाए, बाकी के एरर्स थे. ऐसा नहीं, लाइक वी आर नॉट हियर टू से कि भाई यूपीएससी ने कोई गलती नहीं की. डेफिनेटली गलतियां की हैं, लेकिन एकेडमिक गलतियां नहीं है. राइट. और हमने उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जिससे सीखने की कोशिश की है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो सबसे कंटेंशियस क्वेश्चन है, सबसे कंटेंशियस क्वेश्चन है. इस पर क्या विचार है आप लोगों के? सबसे पहले तो मैं अनमोल से सीखना चाहूंगा, क्योंकि अनमोल ने ही मेरे को भेजा था नया वाला ट्रिक कि इस बार प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो स्टेटमेंट सही है. तो वही ट्रिक को अप्लाई करना है. ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया है यूपीएससी ने, क्या है. तो सर बीजेपी तो मैं पूरे तो पेपर ने बोलूंगा था. कि आप कुछ भी बोले, मैं आपका जस्टिफिकेशन मानूंगा ही नहीं क्वेश्चन. ये मैं हिमांशु के साथ जाना चाहूंगा. मैं कहाँ मतलब जस्टिफाई कर रहा हूँ? अरे मैंने कुछ बोला ही कहाँ है अभी? बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है. मैंने, मेरे बोलने से पहले ही हिमांशु बोल रहा है सर मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं. हिमांशु क्यों, क्या हो गया इस क्वेश्चन में? ऐसा ऐसा क्या हो गया? सर मतलब 2024 में थोड़ा मेरा पॉलिटिक्स खराब चला गया था, तो हाँ. इसमें कुछ ही क्वेश्चन थे जो सही हुए थे. इसमें से एक ये था, वो भी गलत हो गया. एड लाइफ. मतलब गीगा चैड. ठीक है गाइस, देखो वी हैड दिस इंटरनल कॉन्वर्जेशंस और मैंने कुछ 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 वीडियोस भी देखे. सारे वीडियोस तो डेफिनेटली नहीं देख पाया. तो सब तरफ यही चल रहा था, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि ये जो क्वेश्चन है एट द आउटसेट ये टेक्निकली गलत ही दिखता है, और गलत होगा भी. आई एम नॉट टेलिंग कि ये सही है. बट व्हाट वी डिड, आवर टीम ट्राइड, सैट डाउन एंड वी ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ दिस कि भाई यूपीएससी ने इसका इतना इतना ऑब्वियस क्वेश्चन का आंसर गलत कैसे दे दिया, क्योंकि दिस इज द ओनली क्वेश्चन जहां पर एकेडमिक एरर दिख रहा है.
इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहां पर कोई एकेडमिक एरर हमको दिखा, राइट? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेट क्या बोलता है? प्रेसिडेंट शुड प्ले द। प्रेसिडेंट के बिहाव पे करता है। सर उसमें ये नहीं लिखा है बिहाफ पे, उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट लिखा है। पढ़ो, किसी के सामने है खुला हुआ आर्टिकल 112? हाँ सर है। पढ़ो। The president shall, in respect of every financial year, cause to be laid before both the houses of parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for ठीक है, that year. फाइन फाइन फाइन। सो द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड, फाइन। Yes. अगेन अगेन इसको ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं इसकी यूपीएससी ने यहाँ पर क्या किया है और क्यों किया है, ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश कर रहा है विदाउट थिंकिंग ऑफ द क्वेश्चन एज राइट और रॉन्ग। ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड, Yes, sir. क्या मतलब है इसका? कॉज टू बी लेड सर उनके चाहने से होगा, मतलब उनके चाहने से it will be laid, the annual financial statement will be presented in the parliament. ठीक है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। डज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टॉक अबाउट either the prime minister or the finance minister or any other functionary for that matter? No. No. किसके थ्रू, like he'll cause it to be laid through whom, through what entity? Leader of Through the Council of legislature. Ministers led by Prime Minister. तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, प्रोविजन में कुछ हम्म। दिया नहीं है, आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है, राइट? नहीं सर, आर्टिकल में तो मतलब स्पेसिफिकली ऐसा कुछ दिया नहीं है, पर हम जब मतलब ये जनरली नॉर्मली पढ़ते हैं तो मतलब एक क्या बोलते हैं, मतलब एक धारणा ऐसा हो जाता है ना कि इट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, मतलब हम इसको ही सही माने थे अब तक तो। ठीक है, फाइन फाइन फाइन। सो हम आर्टिकल पर बात कर रहे थे, तो आर्टिकल प्लेनली सेज द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड, वहां पर फंक्शनरी का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स bring our attention to a few things. Guys, in 1958, Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, had presented the budget. At that time, he had to present the budget because the finance minister had resigned for some reason. So that was the only time when the Prime Minister himself had presented the budget. And he had assumed the charge of finance ministry. Prime Minister भी बजट ले कर सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने करना चाहिए या फाइनेंस मिनिस्टर ने ही करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस, रेलवे बजट पहले अलग से प्रेजेंट होता था, यस, एंड देयर हैज बीन दीज सजेशंस कि आप एग्रीकल्चर बजट भी अलग कर दो क्योंकि एलोकेशन इतना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो इज इट द केस कि पहले जब रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंट करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर जब प्रेजेंट करते हैं, दो दे आर प्रेजेंटिंग इट अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा होता है क्या? प्रोसीजर क्या फॉलो होता है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या फॉलो होता है या होता होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर फॉर दैट मैटर और हाइपोथेटिकली द एग्रीकल्चर मिनिस्टर, व्हेन दे प्रेजेंट द बजट, उनको बजट प्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट ने बोला होगा क्या? गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जो आप कह रहे हैं, इट मेक सेंस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसाइड किया होगा कि लेट्स सपोज फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे या फिर, एंड बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला होगा कि आप करिए। बट ऑन द फेस ऑफ इट, अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं एग्जाम में, सर इट इज, मतलब ये ऐसा नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि हमें it's this very ingrained in our mind कि we are not defending this question, हम इसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये गलत, सबका गलत हुआ है, सारे सिंसियर एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ है एज पर यूपीएससी की। ठीक है, वी आर टोटली नॉट ट्राइंग टू डिफेंड इट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहां पर चल क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा और लक्ष्य ने बोला कि यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनके डायरेक्टिव के ऊपर ही
जो है सो फाइनेंस मिनिस्टर हो या रेलवे मिनिस्टर हो या एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, वो बजट प्रेजेंट करेंगे। दिस इज द केस, राइट? यही बोला लक्ष्य। Yes, sir. Guys, the constitution is clear, very clear on one thing, that the prime minister acts as the link between the president and the council of ministers. Article 74, if I'm not wrong. Yes, sir. 70. The prime minister acts as the link between the president and the council of ministers. और गाइस अगर बजट पास नहीं होता है तो उसका आउटकम क्या होता है? सरकार गिर जाएगा। रिजाइन देना पड़ेगा। लोकसभा डाइल्यूट होता है। लोकसभा डायल्यूट नहीं होती है पंकज। काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ Council of मिनिस्टर, सॉरी, Ministers. काउंसिल ऑफ अरे, मिनिस्टर। ये ऐसी गड़बड़ नहीं करना है पंकज। यस यस, सॉरी। The government has to resign basically, हाँ, यस सर। और specifically the prime minister has to resign. ठीक है, the council of minister automatically gets dissolved. तो Because सर यहाँ पे that shows the house has lost confidence in the government. ठीक है, so presentation of budget is such a crucial thing कि अगर वो पास नहीं होता है तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना होता है। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन नहीं देना होता है, वो तो प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहा होता है। ठीक है, सो यहां पर रियल पॉलिटिक की अगर बात करें, फंक्शनल एस्पेक्ट की अगर बात करें, फाइन, सो हियर इट इज द प्राइम मिनिस्टर इज हु इज एट द फोरफ्रंट। नाउ लेट्स आल्सो ब्रिंग आवर अटेंशन टू वन अनदर थिंग, कि यहां पर क्वेश्चन में इज इट रिटन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? कमांड क्या है? यूनियन बजट। With reference to union budget, consider the following statements. So the question is not centered on the constitutional scheme as such, although statement 1 में annual financial statement बोला है, which is a constitutional term. Annual financial statement is a constitutional term. Article 112 में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में नहीं पूछा हुआ। अगर यहां पर ये होता, गाइस लेट मी फ्रेम अ डिफरेंट स्टेटमेंट फॉर यू, अगर ये स्टेटमेंट ऐसा बोलता, the prime minister causes to be laid the annual financial statement, तब ये क्या होता? गलत है, ऐसा प्रेसिडेंट होना चाहिए। रॉन्ग हो जाता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता गाइस, राइट? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि द प्रेसिडेंट कॉजेज इट टू बी लेड। डेफिनेटली वो अगेंस्ट द लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, राइट? लेकिन यहां पर एक ग्रे एरिया खड़ा हो गया है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखोगे स्ट्रिक्ट टर्म्स में तो ये क्वेश्चन गलत दिख रहा है, लेकिन रियल पॉलिटिक के लेंस से देखोगे तो ये क्वेश्चन में सही होने का स्कोप दिख रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का कोई संबंध ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड है, ना डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड है, नथिंग, इट्स जस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो फाइनेंस मिनिस्टर डूइंग समथिंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, इतना तो सबको पता है। सो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम यहां पर आया है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आया है, इट इज नॉट डायरेक्टली ड्रॉइंग फ्रॉम आर्टिकल 112। ये डेफिनेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब होता? अगर वो ये बोलता कि द प्राइम मिनिस्टर कॉजेज इट टू बी लेड, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? द यूनियन मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर एक ग्रे एरिया खड़ा हो गया है, दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। डेफिनेटली सही होगा, डेफिनेटली गलत होगा, अगेन डिफिकल्ट टू से, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत ही दिख रहा है, रियल पॉलिटिक्स सेंस में स्कोप टू बी करेक्ट है, ठीक है। गाइस, डज दिस एनालिसिस मेक सेंस? बिकॉज दिस इज एन एनालिसिस, वी डिड नॉट वांट टू स्ट्रेच द आर्ग्यूमेंट अननेसेसरीली, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी ने दे दिया आंसर की, उस वजह से कुछ आपको लॉजिक बनाना है, दैट्स नॉट द केस। डज इट मेक सेंस? अनमोल, हिमांशु, सत्यम, अगर नहीं सेंस बना रहा है तो बोलो गाइस, यू कैन बी वेरी फ्रैंक। हाँ सर, सेंस बना रहा है लेकिन थ्योरेटिकली सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन एकेडमिकली नहीं बना रहा है, लेकिन हम लोग मतलब वैसे कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सर कोई बात नहीं, ये गलत हो जाएगा बस अगर ऐसा है। एग्जाम में गलत हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर तो कह रहा गलत हूँ कि चलो ठीक है, पहले जो हुआ जो हो गया, पहले जिसने भी दिया था, पर अब तो अपने पास लॉजिक से अब तो अपन ने सब कुछ अच्छे से किया है। अगर अब भी ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन में डिलीट कर दे तो क्यों डरना है? हाँ, ये हुई ना। सर एक चीज पूछनी थी,
जैसे अब मान लो 25 में ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाता है जैसा इन्होंने ये वाला फ्रेम किया है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, तो सर अब उसको राइट मार्क करना है फिर? बिंदास वहां पर गलत मार्क करके आ जाओ, मतलब बिंदास बिंदास नेगेटिव मार्किंग लेकर आ जाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप एक क्वेश्चन को अपने दिमाग के ऊपर बिठाकर नहीं जा सकते। फिर 9 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यस सर। ठीक है। ये सही स्कीम बताई ये सर। जो सूरज ने बोला, अभी सूरज ने जो बोला, गाइस देयर विल बी सम कोलैटरल डैमेज, क्योंकि देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है, अगेन वी सेड वी आर नॉट ट्राइंग टू डिफेंड इट, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में ये गलत है, ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने इसको सही दिया है, तो हम समझने की कोशिश करें कि क्यों दिया होगा। कितना भी हम समझने की कोशिश कर लें, एग्जाम प्रेशर में जो हमारी हार्ड वायरिंग हो चुकी है दिमाग की, ये हमसे गलती होगा। यस सर। राइट। तो सर लीव करना ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं होगा? मतलब एग्जाम हॉल में, अरे एग्जाम हॉल में आपको थोड़ी पता होगा कि यूपीएससी ने क्या गेम खेला है। सर अब तो का सर तो कुछ इसमें भी हो गेम सकता है, मतलब ये ये हो गया बेसिक तो क्वेश्चन है ना, इसमें तो अगर यूपीएससी गलत आंसर भी दे रहा है तो क्या करें, हम पढ़ेंगे तो तो तब भी वही जो अटेम्प्ट पढ़े हैं। करेंगे। हमारे तो दिमाग के साइड है कि बेसिक तो करना टेम्पलेट ही वही है। रखना है हाँ सर, मतलब 90 से अब 95। बेसिक को उल्टा कर अरे देंगे मैं भी तो बोल रहा हूँ, मेरी भी उल्टा सुन लो। आंसर मारना पड़ जाएगा। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी भी सुन लो। हाँ सुना लो सूरज, सुना लो। अब हो गया, मैं नहीं बोल रहा। सर हाँ लक्ष्य। सर सो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 2023 और 24 का पेपर देख के कि यूपीएससी पॉलिटी के पेपर्स में, मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन में इम्प्रोवाइज कर रहा है। मतलब पहले जो क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, वो सेम क्वेश्चंस नहीं है। लाइक इट इज ट्राइंग टू कहीं ना कहीं वर्ड प्ले करके कुछ करके वो फंसा रहा है, क्योंकि उसको पता है बच्चे पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। और सेम सर थिंग मेरा गाइस, यही चीज साइंस एंड टेक में हो रही है। ऑल ऑफ द अबव या मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स मार्क अरे करने के तो चक्कर सर में सारा अरे सुन लो, साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल आंसर्स मार्क करने के चक्कर में बच्चे जाते हैं, यूपीएससी को पता है वहां पर वो मिनिमलिस्ट आंसर दे रहा है। सिमिलरली पॉलिटी के क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करते ही करते हैं, ये यूपीएससी को पता है। जैसे लक्ष्य ने बोला, इट इज इम्प्रोवाइजिंग, ठीक है, जैसे यहां पर इम्प्रोवाइज कैसे किया है। अब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मैं कितना भी बोलूंगी, सर इम्प्रोवाइज बोलना सही आप नहीं लोगों रहेगा। में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि नहीं सर ये आंसर गलत ही है, और हो सकता है गलत होगा, हम इसको डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस ग्रे एरिया है यहां पर, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर सीधा सीधा, फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सीधा सीधा बोल दिया जाता एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो गलत हो। तो स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत हो ही जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस मिनिस्टर का कोई उल्लेख ही नहीं है। इट्स इट्स जस्ट द प्रेसिडेंट हु कॉजेज इट टू बी लेड, दैट्स इट, दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड, राइट। अब यहां पर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा है, उसका मतलब यहां पर ग्रे एरिया बन गया है, रियल पॉलिटिक की बात हो रही है, दैट्स द ग्रे एरिया। फाइन। सो यहां पर वो वाला इंप्रोवाइजेशन है। अगेन हाई चांसेस है एग्जामिनेशन में गलत होने की, और गलत होता भी है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस, लेकिन जो इनसाइट्स हमको मिले, खास तौर पर दो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट मिले हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज 22 तारीख है और 25 तारीख को हमारा पेपर होने वाला है, और दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां से लर्निंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन तो चलो कैंसिल वाले क्यों कैंसिल हुए वो हमने समझ लिया, ठीक है, उसका उतना कोई इशू नहीं है। यहां पर मेन है हाइड्रोजेल वाला क्वेश्चन और फाइनेंस मिनिस्टर वाला क्वेश्चन। यहां पर साइंस एंड टेक वाला क्वेश्चन है, हमने क्या सीखा, डेफिनेटिव टोन है, ठीक है, और मिनिमलिस्टिक आंसर है। हमने कंपेयर किया 2023 वाला क्वेश्चन, अगेन डेफिनेटिव टोन है, ऑल्दो ये एनवायरनमेंट का है, साइंस एंड टेक का नहीं है, लेकिन स्टिल डेफिनेटिव टोन है। मिनिमलिस्टिक आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे कोर स्टैटिक का पार्ट है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। अगर आपको कुछ पता है फ्रॉम योर नॉलेज, वहां पर लॉजिक और हैक यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर लॉजिक और हैक यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजेल जनरली हमारे कन्वेंशनल बुक्स में नहीं होता। होता है क्या पंकज? नो सर। ठीक है, और ये बात तो पक्की है कि एक आंसर तो मिनिमम सही है इसमें से, जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, राइट, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो सही है, राइट। एंड यूपीएससी ने उसी को सही Yes, माना, sir. इट हैज बीन मिनिमलिस्टिक। प्लीज ये नोट कर लो गाइस, प्लीज नोट इट डाउन, पेन निकालो, पेपर पर क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो। क्वेश्चन नंबर 36, राइट इट डाउन विनायक। कर लिया सर। और सर एक चीज यहाँ पे और है ना, लेट मी जस्ट मेंशन दिस विनायक,
ये जो सेशन है, टेम्पलेट सेशन एंड लॉजिक बिल्डर का मिनी टेस्ट, दिस ऑल वर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू द 1.0 बैच. You requested, that's the reason we have made it available to 2.0 batch as well. So take Okay, sir. due benefit of the ongoing sessions. लिखो. Yes, sir. Yes. Okay, sir. ठीक है. इससे पहले भी देखो 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि माइक्रोवेव अवन जो होता है, हाँ. उससे हार्मफुल पार्टिकल्स निकलते हैं. 5 स्टेटमेंट थे. ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर नहीं था. नहीं. ठीक है. सो दिस इज रूल, दिस इज समथिंग दैट यूपीएससी हैज बीन फॉलोइंग, क्योंकि यूपीएससी जान चुकी है कि साइंस एंड टेक में हमारा दिमाग कैसे चलता है. तो 2025 में गाइस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटिव वाला, तो उसमें मिनिमलिस्टिक अगर हम सोचेंगे, दैट वुड बी अ सेम स्ट्रेटेजी. अल्टीमेटली अगर वो गलत होता है तो भी चलेगा, बट इट ऑलवेज मेक्स सेंस टू फॉलो द ट्रेंड्स. ट्रेंड फॉलो करते करते अगर गलत हो रहा है तो चलेगा, लेकिन ट्रेंड को ना फॉलो करते हुए गलत हो रहा है, दैट्स अ क्राइम. प्रतीक्षा, मेक सेंस? क्योंकि ट्रेंड हमारे सामने है. क्या बोल रहे हो सूरज? लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 ही क्वेश्चन है जिससे हम इनसाइट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, देन विल मूव टू द टेम्पलेट एंड आई विल आल्सो टेक योर क्वेश्चन. दूसरा जो क्वेश्चन है, इससे हम इनसाइट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं. यहां पर जैसे लक्ष्य ने बोला कि भी इंप्रोवाइज करने की कोशिश की है, पहले भी इंप्रोवाइज करने की कोशिश हुई है पॉलिटी में. अगेन, जैसा हमारा मेंटल फ्रेमवर्क बना होता है साइंस एंड टेक में, उसी तरीके से हमारा मेंटल फ्रेमवर्क बना होता है पॉलिटी में. हमारा ईगो होता है इसकी पॉलिटी के क्वेश्चन जो है हमको करने ही करने हैं, इतना हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, सो एंड सो फोर्थ. फाइन. अब इस क्वेश्चन को लेकर कोर्ट में भी कोई चला जाए, यूपीएससी इसको डिफेंड कर लेगी, बिकॉज देयर इज अ ग्रे एरिया. यहां पर ग्रे एरिया है. अब यहां पर अगर हम लर्निंग कोई ले सकते हैं तो यह है कि हमको देखना है कि स्टेटमेंट जो है, इज इट स्पीकिंग स्पेसिफिकली इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस. ठीक है. अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाए, द स्पीकर हैज टू रिजाइन, डेफिनेटली दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग. ठीक है. इट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर का रेजिग्नेशन एंड ऑल. लेकिन यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर का नाम देकर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है. इट्स नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम. फाइनेंस मिनिस्टर और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डायरेक्ट कोरिलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में नहीं है. ठीक है. यहां पर यह क्लैरिटी होना एब्सोल्युटली नेसेसरी है हमको. फाइन. एंड प्रिसाइसली ऑन दिस पॉइंट कि भाई अगर यूपीएससी ये बोल दे कि बताओ फाइनेंस मिनिस्टर और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर बताया, एक साथ लिखा हुआ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में. इनफैक्ट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर का नाम, है कहीं है ही नहीं. मैं कुछ बोलना चाहूंगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो यहां पर यही ट्रैप है गाइस. टेस्ट द क्वेश्चंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. फाइनेंस मिनिस्टर की कोई जगह नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. दैट इज द लर्निंग वी कैन डिराइव. अगेन, आई एम टोटली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि सर एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर में ही नहीं होगा. लेकिन जो परसों एग्जाम हम देने वाले हैं 25 तारीख को, उसमें इट इज हाईली लाइकली कि यूपीएससी फिर से इस टाइप का कोई क्वेश्चन रिपीट कर दे, जो पढ़ने में हमको लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस पर ही पूछा गया है, बट दैट माइट बी आस्क्ड इन अ रियल पॉलिटिक्स सेंस. ठीक है. रियल पॉलिटिक्स के अनुसार पूछा जा सकता है. यहां पर इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. थोड़ा सा गाइस इसको सम अप करते हैं. 2 लर्निंग्स, 6-7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. उनके पीछे की रीजनिंग हमने समझने की कोशिश की कि भाई ये पॉसिबली क्यों कैंसल आउट हुए होंगे, और जो कुछ दूसरे कंडीशंस क्वेश्चन थे उनके सही आंसर क्या है और क्यों है वो हमने समझा. 2 क्वेश्चन ऐसे जहां से हमने लर्निंग डिराइव करने की कोशिश की. साइंस एंड टेक से ये लर्निंग हमने डिराइव की कि डेफिनेटिव टोन है, तो वहां पर यूपीएससी इज प्रेफरिंग मिनिमलिस्टिक आंसर. ठीक है. अगर कुछ काम नहीं आ रहा है, और हम अगर स्टक हो गए उस क्वेश्चन में, वी कैन गो फॉर अ मिनिमलिस्टिक आंसर बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. ठीक है. ये साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट दोनों में एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है. दूसरा, पॉलिटी में हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, उसी के साथ यूपीएससी खेल रही है गेम्स, मैनिपुलेट कर रही है बेसिकली. सो आई वुड जस्ट टेल यू दिस, बहुत ज्यादा ओवरली कॉन्शियस नहीं होना है कि भाई पॉलिटी में हमको बहुत माइन्यूटली पढ़ना है, बहुत संभाल के चलना है. बहुत संभाल के चलने के चक्कर में
जो आने वाले बाकी क्वेश्चन से वो गलत नहीं करना है। ठीक है, जो आने वाले क्वेश्चन से वो गलत नहीं करना है। बस ये जस्ट कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड कि यूपीएससी हैज दिस थिंग अप इट स्लीव्स, दिस इज देयर एट द बैक ऑफ यूपीएससी माइंड। इस तरह के खेल यूपीएससी खेल रही है। जस्ट हैव दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड, बट डोंट गेट ओवरली कॉन्शियस। नेचुरली आप जैसे अटेम्प्ट करते हो पेपर, बीट पॉलिटी वाले क्वेश्चंस, बीट अदर क्वेश्चंस, नेचुरली ही अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल नेचुरली। ठीक है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने बहुत बहुत बार पढ़ रखा है। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, टेम्पर्ड रहना है। दैट्स द summation of the learning that we have derived from here.